हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल चैनल वेक्टर एजुकेटर्स पर। और मैं हूं आपका जनरल स्टडीज़ और जनरल अवेयरनेस का एजुकेटर नवदीप सिंह। यहाँ पर हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे एक पारंपरिक शो की है जिसे हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। जनरल स्टडीज़ का शो आपको एक दिन मिलेगा और दूसरे दिन मिलेगा जनरल साइंस का 2020 शो। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ, वो ये है कि आप दिशा निर्देशों का पालन करें जो कि सरकार के द्वारा दी गई हैं, और साथ ही साथ अपने घरों में रह करके अपने घर वालों तथा अपने आप को सुरक्षित रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस लॉकडाउन में खूब फ़ायदा उठाएं, खूब सारी चीज़ें सीखें और बहुत मेहनत करके अपने आप को आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए तैयार करें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कि द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ, भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्यों है? तो उसके पीछे रीज़न ये है कि हिमालय इसके उत्तर में है। तो आंसर हो जाएगा नंबर 1, और हिमालय उत्तर में है उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर क्या होता है। ये देखें, ये जो पूरा उत्तर का पार्ट है जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का, इस पूरे के पूरे भाग में हिमालय फैला हुआ है। और हिमालय के फैले होने की वजह से ऊपर का जो भाग है वो लगभग माउंटेन है जो कि पर्पल कलर से शो हो रहा है, और उसके बाद जो ब्लू कलर का है वो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन है। ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल का मतलब होता है आर्द्र, और आर्द्र के साथ साथ वहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय रीजन होता है, यानी ठंडी के समय पर ठंडी होती है, गर्मी के समय पर गर्मी होती है, और जो भी होता है एक्सट्रीम में होता है। इसी के साथ साथ लाइट ग्रीन एरिया जो है वो ये बता रहा है कि यहाँ पर ट्रॉपिकल वेट और ड्राई मौसम होता है, और ग्रीन एरिया जो है वो ट्रॉपिकल वेट को बताता है। ग्रीन एरिया आप देख सकते हैं नीचे की तरफ, जो कि लक्षद्वीप और पूरा का पूरा हमारा कोंकण तट एवं मालाबार तट, जो कि गोवा की तरफ का तट है एवं केरला की तरफ का तट है। तो होप सो आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि भारत का जो क्लाइमेटिक जोन है जिसे कहा जाता है जलवायु कटिबंध, वो किस तरह से है। तो हिमालय होने की वजह से भारत में ये सारे के सारे हालात बनते हैं, और इसमें रेड जो एरिया शो हो रहा है राजस्थान की तरफ, वो बताता है कि ये एरिड लैंड है। एरिड लैंड का मतलब होता है बंजर ज़मीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा सा ये समझ लें कि क्लाइमेट एनालॉग्स देखें अगर भारत का, तो भारत में मौसम कहाँ पर किस तरह का होता है। ये आप देख सकते हो कि यूएसए में जो रेंजेस हैं उनके हिसाब से मौसम हमारे पंजाब और ऊपर जम्मू की तरफ का एरिया, और थोड़ा जो पूरा का पूरा एरिया हिमाचल प्रदेश का है वो ऐसा होता है। सदर्न एंडीज़ रेंज के जैसा एरिया जो है वो हमारे यूके में होता है, यानी उत्तराखंड में। टेक्सास मैक्सिको जैसा जो बॉर्डर का रीजन है वो नीचे के एरियाज़ में दिखने को मिलता है हमें। इसके अलावा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया पूरा का पूरा हमारा उत्तर भारत कुछ ऐसा ही है, और इसके अलावा इंटीरियर वेस्ट अफ्रीका जो रेड कलर से शो हो रहा है, जो कि हमारा दक्षिण भारत का एरिया है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर कि वॉल्केनिक आइलैंड्स इंडियन टेरिटरी में कहाँ पर हैं। भारतीय परिक्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप, तो 2 ज्वालामुखी द्वीप जो हैं उसमें आंसर तो आप सबसे पहले ये जान लो कि नारकोंडम और बैरन आइलैंड है, आंसर नंबर 4। और इनकी लोकेशन अगर आप देखो तो लोकेशन आपको देखने को मिलती है अंडमान और निकोबार द्वीप में। अब देखिए यहाँ ऊपर की तरफ भारत, और भारत एवं बर्मा यानी कि जो म्यांमार है उसके बीच में ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स हैं। और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आपको ये लोकेशन देखने को मिल रही है जो कि रेड कलर से लिखी हुई है, नारकोंडम आइलैंड और बैरन आइलैंड। ये भारत के 2 सक्रिय ज्वालामुखी समूह हैं। तो होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें टोटल 572 यानी 572 आइलैंड्स हैं। देयर आर 572 आइलैंड्स, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 37 आइलैंड्स ऐसे हैं जो कि इनहैबिटेड हैं, यानी कि यहाँ पर लोग रहते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वो ये है कि ये बताएं इन यूनियन टेरिटरीज़ में किसकी सबसे बड़ी टेरिटरी है, यानी कि सबसे बड़ा साइज़ किसका है या क्षेत्रफल किसका सबसे बड़ा है। तो क्षेत्रफल अगर आप देखने जाओ तो दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, ये जो क्षेत्र है ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत इन दोनों को
इकट्ठा कर लिया गया है, मर्ज कर लिया गया है। और इसके अलावा जो लद्दाख आप देख रहे हो चौथे ऑप्शन में, लद्दाख इज़ द लार्जेस्ट टेरिटरी। लार्जेस्ट का मतलब, अब देखो यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख करके बताता हूँ। अगर पुडुचेरी की बात करें हम लोग, तो पुडुचेरी का जो एरिया है वो है 492 स्क्वायर किलोमीटर। लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है, याद रखना। लक्षद्वीप का जो एरिया है दैट इज़ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर, सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है इसका। दादर एंड नगर हवेली एवं दमन और दीव, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत 2019 में एक कर दिया गया, इनका टोटल कंपोजिट यानी कि इकट्ठा जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा हो गया है, दैट इज़ अराउंड 692 स्क्वायर किलोमीटर। और इसके बाद लद्दाख, लद्दाख जो है, लद्दाख का एरिया सबसे ज़्यादा बड़ा है। लद्दाख है 59146 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये अपने आप में भारत देश की सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी या भारत देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। लेकिन उसके पहले आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो है जान लेनी चाहिए। इस हिसाब से भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान, जिसका एरिया आप लोग देख सकते हैं सामने। सबसे छोटा स्टेट है गोवा, जिसका एरिया भी आप देख सकते हैं। सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये है 8249 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन अब हो चुका है लद्दाख रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद। और सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है, जिसका 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कच्छ गुजरात, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है माहे पौंडीचेरी में 9 स्क्वायर किलोमीटर का मात्र। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बताएं कि इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच किया गया है। तो इसमें से जो चौथा ऑप्शन है, चौथा करेक्ट आंसर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। लेकिन बाकी सारे के सारे वो सही ऑप्शंस नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कौन से किस नाम से जाने जाते हैं। अब अगर कंट्रीज़ और उनके इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ की बात करो, देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डूरन लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन, जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे। इसी तरह से आप देखते रहिए कि नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया, जो एक्चुअल डिमार्केशन था, लीबिया सूडान के बीच में कौन सी लाइन है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैजनॉट लाइन है। तो ये सारा का सारा डेटा आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ये भी देख लेते हैं कि भारत की जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ कौन से प्रदेश का बॉर्डर किस देश के साथ लगता है। जैसे जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर का बॉर्डर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड एरिया, वो अफगानिस्तान के साथ भी लगता है। चाइना जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम के साथ। और इसी तरह से सारे के सारे जो देश हैं वो सभी देश हमारे किन्हीं न किन्हीं प्रदेशों के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, और उन प्रदेशों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं। डंकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, डंकन पैसेज कहाँ पर है, और इसका सही आंसर है साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसकी लोकेशन देख सकते हैं आप कि ये जो एरिया है, ये एरिया आपको देख करके क्लियर होगा कि इस एरिया में क्या है। सबसे पहले ऊपर का जो डिस्कशन है, ऊपर का डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो लोअर अंडमान एरिया दिया हुआ है, ये लोअर अंडमान एरिया को साउथ अंडमान भी कहा जाता है, जहाँ पर पोर्ट ब्लेयर है। और उसके बाद नीचे का जो एरिया है वो लिटिल अंडमान है। इस लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान के बीचों बीच ये जो एरिया है, इसे कहा जाता है डंकन पैसेज। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा, डंकन पैसेज है क्या। पॉइंट क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि 2 सुपर मोस्ट गॉड्स इन द वैदिक रिलीजन वर, वैदिक धर्म में 2 उच्चतम देवता कौन थे। और वैदिक धर्म में जो 2 उच्चतम देवता थे वो है ऑप्शन नंबर 3, इंद्र और वरुण। देखें, जब भी वैदिक रिलीजन की बात की जाती है तो वैदिक रिलीजन में हम लोग सबसे पहले जिस वेद को जानते हैं वो है ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद बाकी उत्तर वैदिक काल है जिसे हम लोग लेटर वैदिक एज कहते हैं, वहाँ पर बाकी 3 वेद और लिखे गए और उपनिषदों की रचना हुई। इसके पहले देखो इंद्र और वरुण, इंद्र जो भगवान हैं, इंद्र भगवान को कहा जाता है कि ये सुपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड हैं।
यानी कि इनसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गॉड कोई नहीं है। और इंद्र के बाद ही फिर अग्नि का नंबर आता है। अग्नि एक ऐसे देवता हैं जो मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करते हैं। मतलब वो ही एक्टेड लाइक अ मीडिएटर बिटवीन द मैन एंड द गॉड। तो इंद्र के लिए जब भी आपको कोई यज्ञ करना होता था तो आप अग्नि के माध्यम से आहुति दे करके और भगवान इंद्र तक अपनी बात पहुंचाते थे। तो इस तरह से जो हमारा पूरा एक कॉन्सेप्ट है वैदिक रिलीजन के टाइम का, वो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंद्र और वरुण उस समय पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण देवता थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में कि डिवीजन ऑफ द वैदिक सोसाइटी इनटू 4 क्लासेस इज क्लियरली मेंशन्ड इन द। वैदिक समाज के 4 वर्गों का विभाजन स्पष्ट रूप से कहाँ उल्लेखित है? और इसका सही आंसर है ऋग्वेद में। भाई ऋग्वेद में उल्लेखित है। एक बात आप लोग याद रखिएगा, ऋग्वेद में एक दोहा है जिसे हम लोग कहते हैं पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त जो है दोहा, इस दोहे में या इस हिमन में मनुष्य की जो उत्पत्ति है उसके बारे में दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उसके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दोहा है, जहाँ पर यह कहा गया है कि प्रजापति एक भगवान है और प्रजापति भगवान के मुख से ब्राह्मणों की, भुजाओं से क्षत्रियों की, जंघाओं से वैश्यों की और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। तो ये जो वर्ण सिस्टम है, ये वर्ण सिस्टम ऋग्वेद से निकल करके आया, जहाँ पर भगवान प्रजापति की भी चर्चा होती है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच वैदिक गॉड वॉज अ ब्रेकर ऑफ द फोर्ट्स एंड ऑल्सो अ वॉर गॉड? देखिए, कौन सा ऐसा देवता था जिसे किलों का विनाशक और युद्ध के देवता के नाम से भी जाना जाता था? इसमें इसका सही ऑप्शन है इंद्र। देखिए, भगवान इंद्र को क्यों पुरंदर कहा जाता था? एक चीज़ याद रखिएगा, भगवान इंद्र को कहा जाता था पुरंदर, और इंद्रदेव पुरंदर कहे जाते थे। पुरंदर का मतलब ही होता है युद्ध का देवता या किलों का विनाशक, किला तोड़ देने वाला, एकदम खतरनाक एक ऐसा गॉड, जिस गॉड को किसी भी किले को तोड़ देने की, किसी भी वॉर को जितवा देने की एक अल्टीमेट पावर मिली हुई थी। तो दिस वॉज वन ऑफ द कंप्लीट गॉड, मतलब एकदम भगवानों के सरदार, ऐसा कह सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंद्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके अलावा जितने भी थे, जैसे वरुण हैं, मारुत हैं, यम हैं, इन सभी देवताओं का नंबर इंद्र के बाद आता था। तो इंद्र वैसे ही देवताओं के राजा थे और इंद्र को ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, युद्ध का देवता भी कहा जाता था। ये वैदिक गॉड है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और सबसे पहले चर्चा करते हैं कि भाई निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु के बारे में सिंधु घाटी के लोग नहीं जानते थे। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वर नॉन नोन टू द इंडस वैली पीपल? तो इसमें से सबसे सही आंसर जो आप देख सकते हो वो है आयरन। आयरन मतलब लोहा। लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। लोहे की जो खोज हुई है वो लगभग हुई है 800 BC के आसपास, यानी 800 BC, जबकि लेटर वैदिक एज चल रहा था। लेटर वैदिक एज में लोहे की खोज हुई और लोहे की खोज के बाद इसे कहा जाता था श्याम अयस। एक चीज़ याद रखिएगा, लोहे को कहा गया था श्याम अयस। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया है। आगे बढ़े हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं में से किस वस्तु की पूजा नहीं की गई? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स वर नॉट वर्शिप्ड बाई द इंडस वैली पीपल? तो इंडस वैली पीपल, देखिए, मदर गॉडेस मातृ देवी, उनके घरों से क्ले पार्टिकल की, उनके घरों से ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मिली हैं। तो आप लोग तो ये जानते ही हैं कि वहाँ पर मातृ देवी का कितना प्रचलन था। और लोग वहाँ पर जो सोसाइटी थी, सोसाइटी वॉज इवन मैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसे कहते हैं कि मातृ प्रधान सत्ता थी। पशुपति शिव की मूर्ति मोहनजोदारो से मिली है, एक बहुत बड़ी सी मूर्ति जिसके सामने एक बहुत बड़ा सा स्नानागार भी पाया गया। और मोहनजोदारो बहुत ही सिविलाइज्ड शहर था, बहुत ही ज़्यादा सभ्यता के अनुसार और उसके अनुरूप बनाया गया शहर था। ट्रीज सच एज पीपल एंड अकेसिया, पीपल और बबूल जैसे पेड़ों की ये लोग पूजा करते थे, क्योंकि इन्हें कहा जाता है कि ये थोड़े से सुपरस्टिशियस थे। सुपरस्टिशन का मतलब होता है कि ये अंधविश्वासी थे, जो कि ताबीज़ भी पहनते थे, पीपल और बबूल जैसे पेड़ों की पूजा भी करते थे। तो इनका एक फेथ था, जो इनका एक विश्वास था, वो विश्वास इनका प्रकृति पर भी था। लेकिन त्रिमूर्ति, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिमूर्ति है, ये वैदिक कॉन्सेप्ट है। त्रिमूर्ति का मतलब जहाँ पर एक तरफ है प्रजापति, एक तरफ है रुद्र और एक तरफ है वराह। प्रजापति का मतलब ब्रह्मा, रुद्र का मतलब
भगवान शिव और विष्णु वराह हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रह्मा विष्णु महेश वाला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट आया था त्रिमूर्ति, जो कि वैदिक कॉन्सेप्ट है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का कोई भी लेना देना नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हिस्ट्री का सेक्शन खत्म करके जल्दी से बढ़ते हैं थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ। और पॉलिटी क्या कहती है हमारी कि द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट इट्स सेशन हेल्ड एट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1936 में आयोजित अपने किस अधिवेशन में संविधान सभा की मांग को रखा गया था। और संविधान सभा की मांग रखी गई थी लखनऊ सेशन में। आंसर है नंबर 3। लखनऊ सेशन में 1936 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिजेक्ट किया गया था, क्योंकि हमारे भारत में भारत सरकार अधिनियम 1935 को मानने वाले बहुत ही कम भारतीय थे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वर not demanding any kind of act to be made by the Parliament of London in order to implement it in India। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लखनऊ सेशन 1936। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अराइव्ड एट इट्स डिसीजंस ऑन वेरियस प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर संविधान सभा किस निर्णय से पहुंची थी। तो इसमें तो सबसे पहले ये देखना है कि बहुमत से पहुंची थी या 2/3 बहुमत से या आम सहमति से या सर्वसम्मति से। तो आपको ये पॉइंट देखना है कि मेजॉरिटी वोट या 2/3 मेजॉरिटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है कंसेंसस, आम सहमति से। यानी जो लोग थे वो लोगों में से लगभग लोगों ने इसकी सहमति दी थी, तो कंसेंसस हुआ। कंसेंसस के हिसाब से ये लोग पहुंच गए एक निर्णय पर, जिस निर्णय पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सारे के सारे संविधान के प्रावधानों पर चर्चा करके और उसे लागू करने की बात कही। क्वेश्चन नंबर 13। द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सरसाइज्ड बाय। भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा भाग कहाँ से लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा भाग लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 65% हिस्सा आज भी भारतीय संविधान का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो आया था उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहली जो बात इन्होंने कही थी वो था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पावर का मतलब सेंटर और स्टेट। सेंटर और स्टेट तब कहे जाते थे, यानी स्टेट, सेंटर को स्टेट कहा जाता था, भारत राज्य, और स्टेट को कहा जाता था प्रोविंसेस। तो भारत राज्य और भारतीय प्रांत, इन दोनों के बीच में जो पावर डिवाइड की गई थी, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कह सकते हैं आप इसे, वो भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935 के हिसाब से की गई थी। और इसके अलावा इन्होंने प्रोविंस के और स्टेट के, और इसके अलावा तीसरा जिन्हें कहा जाता है कंकरेंट, 3 लिस्ट बनाई। तीनों लिस्ट में अलग अलग पॉइंट्स रखे गए, अलग अलग जो इनके विषय थे उन विषयों को रखा गया। फेडरल लिस्ट जो थी संघीय सूची, संघीय सूची में सिर्फ केंद्र के विषय आते थे। प्रोविंशियल लिस्ट प्रांतीय सूची में आते थे सिर्फ और सिर्फ प्रांत के विषय। और कंकरेंट लिस्ट जिसे कहते हैं संगामी सूची, उसमें आते थे सिर्फ और सिर्फ स्टेट और प्रोविंस के वो मामले जिन मामलों पर ये दोनों मिलकर के काम करते हैं। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। आगे बढ़ते हैं हम लोग और जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन डिड मिस्टर एटली, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, अनाउंस द ट्रांसफर ऑफ पावर टू द इंडियंस। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली ने भारतीयों को कब सत्ता के हस्तांतरण की घोषणा की थी। और एक बात तो आपको याद रखना है कि 20 फरवरी 1947, याद रखिए ये डेट, 20 फरवरी 1947। इस डेट को प्राइम मिनिस्टर एटली ने यह निर्णय लिया था कि जून 1948 में ये जो पावर है वो पावर ब्रिटिशर्स के हाथ से इंडियंस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। बट बात ये थी यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर एटली की घोषणा और उस घोषणा के बाद भारत में थोड़ा सा जो परिवर्तन है वो क्या हुआ। यहाँ पर जो लॉर्ड माउंटबेटन साहब थे, जो कि भारत के अंतिम वायसराय थे, वो पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान पे जो अमेरिका, यूएसएसआर, फ्रांस और ये सभी देश थे जिन्हें अलाइड पावर्स कहा जाता है, इन सभी अलाइड पावर्स के ईस्टर्न पैसिफिक ओशन के नेवल कमांडर थे। यानी उन्हीं के सामने जापान ने 15 अगस्त 1945, डेट याद रखिए, जापान की बात कर रहा हूँ मैं, 15 अगस्त 1947, इस दिन जापान ने इनके सामने सरेंडर किया था। और जब ये इंडिया के वायसराय बने तो इन्होंने 15 अगस्त को कमेमोरेट करने के लिए
15 अगस्त जो डेट थी उसको कमेमोरेट करने के लिए 1947 में भारत को आज़ादी दे दी। सॉरी, यहाँ पर जापान का याद रखिएगा, ये 1947 नहीं 1945 है। तो 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर किया था और 15 अगस्त 1947 को इसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को आज़ादी दे दी। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन कि हु प्रपोज द प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? और इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू साहब ने। तो द करेक्ट आंसर इज नंबर 1। एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि उरुग्वे राउंड नेगोशिएशंस रिजल्टेड इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ। उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप कौन से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी? तो एक बात तो याद रखो कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, GATT इसे कहा जाता था, जनरल एग्रीमेंट्स ऑन द टैरिफ्स एंड ट्रेड। एक पॉइंट याद रखिए, GATT WTO के पहले, यानी नंबर 4 जिसकी हम बात कर रहे हैं, WTO के पहले GATT हुआ करता था, जिसे कहा जाता था जनरल एग्रीमेंट्स ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। ये उरुग्वे राउंड की जो वार्ता हुई थी ये GATT के अंडर ही हुई थी। और उरुग्वे राउंड की वार्ता 8th राउंड ऑफ मल्टीनेशनल या मल्टीलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन कहा जाता है, MTN। और 1994 में 1994 में इसके बाद हुआ माराकेश एग्रीमेंट। याद रखिएगा, माराकेश एग्रीमेंट जो है, ये माराकेश नाम की एक जगह है मोरक्को में, वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था। और उसके बाद WTO की स्थापना हुई, जिसे हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 कि यूनियन गवर्नमेंट को रेफरेंस करते हुए इसमें से कंट्री वाइड इकोनॉमिक सेंसस कौन ऑर्गेनाइज करता है? यानी केंद्र सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से देशव्यापी आर्थिक जनगणना कौन करता है? और इसका सही आंसर है द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे अब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस भी कहते हैं। CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी 1951 में। और एक चीज़ और याद रखना यहाँ पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है कि भारत देश में नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने का काम भी CSO का ही है। तो होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ के डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज़। यानी भारत निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके उत्पादन में आत्मनिर्भर है? एडिबल ऑयल, मिल्क, पल्सेस, नेचुरल गैस। और आपको पता है कि भारत पूरे विश्व में सर्वाधिक पशुओं वाला देश है और इसीलिए भारत में जो दूध का उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा होता है। और दूध के उत्पादन के लिए भारत किसी और देश पर निर्भर नहीं है। भारत में जितने लोग हैं उन सभी लोगों की दूध की डिमांड भारत खुद से, स्वयं से स्वपोषित कर सकता है। तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ें और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, जो कि IAS का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, कि बेसल 2 रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। यानी बेसल 2 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और इसका सबसे सही आंसर जो है वो सही आंसर है नंबर 4। और इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि देखिए, दुनिया भर में जो बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम एक रिस्क से जूझते हैं। वो ये कि जब भी कोई कस्टमर बैंक से लोन लेकर के जाता है तो इस बात की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं भी या नहीं भी हैं कि वो लोन वापस करे। तो अगर कहीं पर भी आपकी एक्चुअल अचीवमेंट और एक्सपेक्टेशन में डिफरेंस पैदा हो तो उसे रिस्क कहते हैं। और बैंकों के साथ ये रिस्क लगा ही रहता है। उस रिस्क को कम करने के लिए बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न, ये जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न है, ये बेसल कमेटी बनाई गई थी और इसने अपने सुझावों से ये कहा कि जो भी बैंक्स हैं उन बैंकों को जब भी वो लोन दें तो लोन का कुछ परसेंटेज वो अपने पास रखें। सपोज़ अगर कोई किसी को 10 लाख रुपए लोन दे रहा है और अगर बेसल कमेटी ने रेकमेंड किया है कि 8% अपने पास रखना है, इसका मतलब बैंकों को किसी कस्टमर का पैसा नहीं, 8% अपने प्रॉफिट के पार्ट में से सबसे पहले अपने पास रखना होगा और उसके बाद वो 10 लाख रुपए का लोन दे सकते हैं। यानी बैंकों का जो टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट में से बैंक 10 लाख का लोन दें और 80,000 रुपये अपने पास रिजर्व रखें।
तो होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे बढ़ करके डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन कि तारापुर कमेटी वॉज एसोसिएटेड विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तारापुर समिति इनमें से किससे जुड़ी हुई थी। तो जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है नंबर 2, फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। देखिए, जब भी हम ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जब भी होता है एक देश से दूसरे देश का, उस समय पर जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं तो वो जो पैसा है वो आता है और करंट अकाउंट में डिपॉजिट होता है। लेकिन इसके अलावा जो सर्विसेज, जैसे कोई भी, सपोज़ हम लोग बात कर रहे हैं कि एक कोई कंपनी है जिस कंपनी ने अपने इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स बेचे हैं, तो वो शेयर का जो पैसा है वो आएगा कैपिटल अकाउंट में। तो इस तरह से ये बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है, BOP। और BOP की अकाउंटिंग दो तरीके से होती है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो पैसा है वो आप पूरी तरह से कन्वर्ट करके रुपीज़ में नहीं ले सकते। हाउएवर जो करंट अकाउंट का पैसा है उसे आप कन्वर्ट करके पूरी तरह से रुपीज़ में ले सकते हो। तो ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का खेल है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी के ऊपर SS तारापुर कमेटी का गठन किया गया था। 1997 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी और उनकी रिपोर्ट्स के हिसाब से भारत में काम किया गया था। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये GS का एपिसोड नंबर 1 था। अब हम आपसे मिलेंगे साइंस के अगले एपिसोड में और इसी तरह से ये पारंपरिक शो चलता रहेगा। सुरक्षित रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ये वीडियो बहुत सारे लोगों को प्रॉफिट कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।